नमस्कार, मैं मंजू दुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। देश में हर दिन ऊपर नीचे हो रही संक्रमितों की संख्या ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा सिर पर खड़ा कर दिया है। इससे बचाव के लिए देश में कोरोना टीकाकरण को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही देश भर के अस्पतालों के आगे एक गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनौती है केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक के अस्पतालों में बुखार के मरीजों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी की, जिसका असर हर जगह अलग अलग तरह से मिल रहा है। बीते सालों में देश के अधिकांश राज्यों में अपनी व्यापक पहुंच और सत्ता हासिल करने के बावजूद भाजपा के लिए 3 राज्य सबसे मुश्किल बने हुए हैं। इसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। इन तीनों राज्यों के समीकरण भाजपा के अनुरूप नहीं बैठ पा रहे हैं और उसके केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी स्वीकृति इन राज्यों में नहीं बन पा रही है। इन राज्यों के लिए पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर नई रणनीति बना रही है ताकि आने वाले सालों में यहां पर अपनी जड़ें मजबूत की जा सके। भाजपा ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अपना व्यापक प्रसार किया। भूपेंद्र पटेल सोमवार को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भूपेंद्र आज दोपहर 2:20 में शपथ लेने वाले हैं। बता दें कि इसके 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह इस शपथ समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। वो आज दोपहर 12:30 में अहमदाबाद जा रहे हैं। उनके अलावा MP CM शिवराज सिंह चौहान भी शपथ समारोह के मौके पर मौजूद रहेंगे। गुजरात में पाटीदार समुदाय बेहद ताकतवर है। धन बल दोनों से भाजपा के 2 दशकों से जारी विजय अभियान में इस समुदाय की बड़ी भूमिका है। 2016 में आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था, वो इसी समुदाय से आती है। भूपेंद्र पटेल के हाथों में राज्य का नेतृत्व देकर भाजपा के आलाकमान ने पाटीदार कार्ड खेला है। पाटीदार समुदाय की ताकत को इस बात से समझा जा सकता है कि यह राज्य में 70 से ज्यादा चुनावी सीटों का रुख बदल सकता है। 2022 में राज्य में चुनाव से पहले भाजपा ने इसके जरिए पाटीदार समुदाय को रिझाने की कवायद में एक बड़ा कदम उठाया है। एक दिन के प्रवास पर आगरा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने आए सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा होंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में सभी दल जुट गए हैं। भाजपा जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन के दम पर काम कर रही है, तो सपा भी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। चीन कुछ समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि उसे पहली बार स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल की बिक्री शुरू करनी पड़ गई है। हालांकि चीन की सरकार ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया गया है। इसके उलट विशेषज्ञों का कहना है कि इसे चीन में आर्थिक चुनौतियों में बढ़ोतरी के तौर पर देखा जाना चाहिए। दरअसल हाल ही में चीन ने कहा था कि वो 2020 के आखिर तक 8.5 करोड़ टन का ऑयल रिजर्व तैयार करना चाहता है, जो अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के बराबर है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े आयातकार के अपने ऑयल रिजर्व से कच्चे तेल बेचने को आर्थिक संकट के तौर पर देखा जा रहा है। आतंक को पनाह देने के आरोप में ब्लैकलिस्ट में जाने का खतरा झेल रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक डोजियर जारी कर कहा कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। कुरैशी ने कश्मीर में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया डाला। भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा है कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से देश का अभिन्न अंग बना रहेगा। अफगान नागरिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी को भी पाकिस्तानी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसका इस्तेमाल करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों ने पाकिस्तानी अखबार की एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में व्यापारिक सौदे पाकिस्तानी रुपए पर आधारित होने चाहिए। पाकिस्तानी अखबार की एक रिपोर्ट में देश के वित्त मंत्री शौकत तरीन के हवाले से कहा गया कि अफगानिस्तान को डॉलर के भंडार की कमी का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी रुपए से लेन देन करेगा। नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस कंगना रनावत ने हाल ही में बिग बजट बायोपिक फिल्म थलाइवी में राजनीतिज्ञ जयललिता की भूमिका निभाई है। फिल्म को लगातार लोगों की तारीफ मिल रही है। लोग कंगना की अदाकारी का लोहा एक बार फिर मान रहे हैं। इसी बीच कंगना ने अपने देशभक्त होने के कारण हुए नुकसान का खुलासा किया। उनका कहना है कि भले ही वो एक देशभक्त हैं, लेकिन राजनीति में शामिल होने की उनकी कोई तत्काल योजना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को शोक
संदेश भेजा है। अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के शोक संदेश पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया। शोक संदेश पत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मेरे प्रिय अक्षय, यह सबसे अच्छा होता अगर मैं ऐसा पत्र कभी नहीं लिखता। एक आदर्श दुनिया में ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए था। आपकी माताजी अरुणा भाटिया के निधन की खबर सुनकर मुझे दुख हुआ। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसे दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।